हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम बायोलॉजी के चैप्टर 3 पर बात करने वाले हैं। कक्षा 10 के जीव विज्ञान के पाठ 3 पर हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और साथ ही साथ वर्ण विक्षेपण। यानी कि 3 मुख्य टॉपिक है इसमें। पहला हम मेन रूप से चर्चा करेंगे मानव नेत्र पर। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोगों को बोर्ड क्लियर दिख रही होगी। पहला जो हमारा पॉइंट है क्या है? मानव नेत्र। उसके बाद बच्चों है अप वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन क्लियर है? और उतना ही नहीं, उसके बाद एक और चीज इसमें जानेंगे जिसका नाम है वर्ण विक्षेपण। क्या जानेंगे बच्चों? वर्ण विक्षेपण क्लियर है? यानी कि मुख्य रूप से बच्चों हम इन 3 चीजों पर चर्चा करेंगे। हमें उम्मीद है और हमें ऐसा लग भी रहा है कि साइड में जो वर्ण विक्षेपण हमने लिखा है वो आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा होगा। अच्छा, दिख रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। दिखना भी चाहिए, हमारा प्रयास है कि आपको बेहतर चीजें दिखे। ठीक है, दिख रहा है ना बच्चों यहाँ तक? हाँ, हर एक चीज दिख रही है। चलिए, तो हमारा जो चैप्टर है बच्चों, मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। सबसे पहले हम इसमें जानने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में कि आखिर मानव नेत्र की बनावट क्या होती है, मानव नेत्र के कार्य क्या होते हैं, मानव नेत्र किस तरह से कार्य करता है, और क्या कभी कोई मानव नेत्र में किसी तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं कि नहीं हो सकती है, और अगर हो सकती है तो कैसी कैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, अगर समस्या उत्पन्न हुआ तो उस उत्पन्न हुए समस्या का निवारण क्या होगा, किस तरह से उसका निवारण किया जा सकता है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे भाई, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले अगर बात करें कि मानव नेत्र की संरचना की, सबसे पहले आपको बताया बच्चों, मानव नेत्र जो है ना, एक सबसे अद्भुत प्रकाशीय यंत्र है। क्या है? सबसे अद्भुत प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख सकते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को बच्चों क्या करते हैं? देख सकते हैं। क्लियर है? और यह जो यंत्र है, इस यंत्र को किसने बनाया है? क्या मनुष्य बनाया है? नहीं, यह प्राकृतिक प्रदत्त है। यह किसके द्वारा बनाया गया है बच्चों? तो यह प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुआ है हमें। तो हम कह सकते हैं कि यह जो यंत्र है यह किसके द्वारा प्राप्त है? तो ये प्रकृति के द्वारा प्राप्त है, यानी प्रकृति प्रदत्त है। ये क्या है? प्रकृति प्रदत्त है। कोई दिक्कत? अब हम प्रकृति प्रदत्त इस प्रकाशीय यंत्र की बात करें जो मानव नेत्र कहलाता है। इसकी संरचना देखिए, इसके आकार की अगर हम बात करें बच्चों, वैसे तो हम सारे के सारे बच्चे जानते हैं कि नेत्र लगभग इस प्रकार का ही होता है, और लगभग नहीं मेरे बच्चे, इसी प्रकार का होता भी है। ठीक है, नेत्र हमारा क्या होता है? लगभग इसी तरह का होता है। ठीक है, तो आप तो इस नेत्र से भली भांति अवगत होंगे मेरे भाई। आप इस नेत्र से क्या है? भली भांति अवगत होंगे। ठीक है, ऐसा नेत्र आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा ही होगा। होता भी ऐसा ही नेत्र है। ठीक है, क्लियर? एक एक आंख बनाए है इसलिए ऐसा दिख रहा है। चीजें क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब कहता है अगर इसके आकार की बात करें बच्चों, अगर इसके आकार की बात करें तो मानव नेत्र जो होता है ना, वह मानव नेत्र लगभग कैसा होता है? मानव नेत्र या आंख जिसको कहते हैं वो लगभग गोलीय होता है। कैसा होता है? इसके आकार की बात करें बच्चों तो मानव नेत्र कैसा होगा? गोलीय होगा। मानव नेत्र का आकार कैसा होता है बच्चों? तो गोलीय होता है मानव नेत्र का आकार। ठीक है, और कह रहा है और आंख के बीच जो गोला होता है ना, इस गोला को कहा जाता है नेत्र गोलक। इसी गोला को बच्चों क्या कहते हैं? हम नेत्र गोलक कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, देखिए जिन भी बच्चों को हम क्लास कराते हैं ना, यहाँ तो हमारा प्रयास केवल समझाने का होता है बच्चों। जिन भी बच्चों को नोट्स की आवश्यकता हो, आप तमाम बच्चे जानते हैं कि आपके एप्लीकेशन द एजुकेशन हब के एप्लीकेशन पर आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अभी कर दिया गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर एक विषय का नोट्स बच्चों अभी पूर्ण रूप से क्या है? फ्री है। तो सारे के सारे बच्चे जाइए और वहां पर बुक वाले सेक्शन में, बुक्स वाले सेक्शन पर क्लिक करिएगा और नोट्स अभी डाउनलोड करके देखिए। ठीक है, फ्री है। आप वहां से जाकर के ऑनलाइन देख सकते हैं, जब चाहे तब आप देख सकते हैं। हर एक चैप्टर का क्लास नोट्स सचित्र वर्णन के साथ, यानी कि डायग्राम बना करके डायग्राम के साथ वहां पर रखा गया है। चीजें क्लियर है कि कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताइए जल्दी बच्चों, क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो उसको नेत्र गोलक कहते हैं। और इस नेत्र गोलक के बाहर यहाँ पर देखो, ये जो उजला रंग का, ये ब्लैक वाला जो है ना, ये नेत्र गोलक है। और ये जो उजला रंग का है ना बच्चों,
ये व्हाइट कलर का जो है हमारे पास, इसी को श्वेत पटल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? श्वेत पटल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? श्वेत पटल इसको कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसको श्वेत पटल या अंग्रेजी में इसको स्क्लेरोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरोटिक कहते हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करें बच्चों, सबसे पहले आपने गौर से देखा कि कभी कभी ना आप देखे होइएगा कि कुछ चीजों की अगर हम बात करें बच्चों, कुछ चीजें हमसे काफी दूरी पर होती है और कुछ चीजें हम हमारे ना काफी नजदीक रहती है। वस्तु चाहे नजदीक में रहे, चाहे वस्तु दूर में रहे, हमारी आंख ना उस वस्तु को स्पष्ट रूप से हमें क्या करता है? दिखाने का कार्य करता है। ठीक है, हमें उस वस्तु को क्या करता है बच्चों? स्पष्ट रूप से दिखलाने का कार्य करता है, चाहे वो वस्तु दूर ही क्यों ना हो, चाहे वो नजदीक ही क्यों ना हो। तो आंख में एक क्षमता होता है, जिस क्षमता से वो क्या करता है? दूर या नजदीक की वस्तु को साफ साफ दिखाने का कार्य करता है, और इसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। क्षमता को क्या कहा जाता है? समंजन क्षमता। कभी कभी बच्चों क्या होता है? समंजन क्षमता कार्य नहीं हो पाता है, कार्य नहीं कर पाता, यानी कभी कभी ना बच्चों दूर की वस्तु या निकट की वस्तु हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती है, तब हम कहते हैं कि इस व्यक्ति के आंख में क्या हो गया है? दोष हो गया है, जिसको दृष्टि दोष कहा जाता है बच्चों। तो हमारे आंखों में, हमारे दृष्टि में जो दोष होता है, उस दोष को हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार के आंख में दृष्टि, किसी भी प्रकार के आंख में जो दोष उत्पन्न होता है, देखने में समस्याएं उत्पन्न होती है, उसी दोष को हम क्या कहते हैं बच्चों? तो आप कहिएगा कि सर जी उस दोष को कहा जाता है दृष्टि दोष। उस दोष को क्या कहा जाता है? दृष्टि दोष कहा जाता है। क्लियर है? और यह जो हमारा दृष्टि दोष की अगर हम बात करें बच्चों, तो किसी भी व्यक्ति के आंख में 3 तरह का दृष्टि दोष हो सकता है। कितने तरह का? 3 तरह का दृष्टि दोष हो सकता है। पहला निकट दृष्टि दोष। पहला क्या होगा? निकट दृष्टि दोष मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा जो होगा वो क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। और तीसरा हो जाता है जरा दूरदृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता भी इसको कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये 3 मनुष्य में ना, ये 3 प्रकार के दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं। आपसे कोई पूछे कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो कहिएगा आंख के द्वारा अगर किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने की जो क्षमता में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न होती है, आंख स्पष्ट रूप से इमेज किसी चीज का प्रतिबिंब नहीं बना पाता है, तो समझा जाता है कि उसके आंख में क्या हुआ है? दृष्टि दोष हुआ है। और दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा को कहा जाता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा को कहा जाता है जरा दृष्टि दोष। सबसे पहला जो हमारा आता है निकट दृष्टि दोष, देखो कितना बढ़िया है। निकट दृष्टि दोष यानी कि दोष जो हुआ उस दोष का नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसमें निकट की वस्तु दिखाई देगा। ठीक है, मतलब जिस दोष का नाम रहेगा उस दोष में उसका वस्तु दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष में अगर हम बात करें बच्चों, तो क्या होगा? कहता है कि इस दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। निकट की दिखाई देती है और दूर की नहीं दिखाई दी, तो निकट दृष्टि दोष। दूर का वस्तु दिखाई दिया और निकट का नहीं दिखाई दिया, तो दूर दृष्टि दोष। मतलब दूर का दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई दे रहा है तो दूर दृष्टि दोष। ठीक, और निकट का नहीं दिखाई दे रहा है तो भी क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष। अगला आता है जरा दूरदर्शिता। इसमें दोनों चौपट है। ठीक है, इसमें दोनों क्या है? चौपट है। ना तो आपको दूर का वस्तु दिखाई देता है, ना ही तो क्या होगा? किसी को, व्यक्ति को नजदीक का वस्तु इसमें दिखाई देता है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों की चीजें आपको यहाँ तक क्लियरली समझ में आ रही होगी। चलिए बोर्ड को इरेज करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं इन दृष्टि दोषों के बारे में। उसके बाद हम लोग आगे वायुमंडलीय अपवर्तन इन चीजों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, एक मिनट बच्चों। चलिए, सबसे पहला जो मेरे भाई दृष्टि दोष है ना, वो हमने देखा कि निकट दृष्टि दोष है। सबसे पहला कौन सा दृष्टि दोष है मेरे बच्चे? निकट दृष्टि दोष है। क्लियर है? अब अगर हम बात करें निकट दृष्टि दोष की ना, तो इसमें हमने आपको कहा कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट का वस्तु, निकट का वस्तु दिखाई देगा। ठीक है, और दूर का वस्तु, दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा। ठीक है, निकट का वस्तु दिखाई देगा और दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा। उस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं? तो बच्चों उस प्रकार के दोष को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, और इस दोष के कारण की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अगर हमारा जो नेत्र गोलक है ना, उसका आकार अगर बढ़ जाएगा तो हमें निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई
नहीं देती है। क्लियर, देखो बराबर एकदम आंख हो जाएगा, निकट का वस्तु तो दिख रहा है लेकिन दूर का वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है, तो लोगों को देखो ऐसे करके देखेगा, आंख एकदम तरीर करके, और ऐसे आंख करके अगर देखेगा तो समझ है ना उसको कौन सा दोष हो गया है, दूर का वस्तु उसको दिख नहीं रहा है और निकट का दिख रहा है, ठीक है, तो उसको निकट दृष्टि दोष हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए, अब आपके मन में होगा सर इसका उपचार कैसे होता है, तो बच्चों निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए ना लोग प्रयोग करते हैं, हम प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का, इसका उपयोग हो, इसमें उपयोग किया जाता है अवतल लेंस, कि अगर किसी व्यक्ति का निकट दृष्टि दोष है ना तो अवतल लेंस का प्रयोग करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, उसका जो चश्मा बनता है उस चश्मा में अवतल लेंस लगाया जाता है, और अवतल लेंस लगा देने पर क्या होता है, निकट की वस्तु भी दिखाई देती है, अच्छा सॉरी, दूर की वस्तु क्या होती है इसमें दिखाई देती है। बच्चों मानकर चलिए यह हमारा चश्मा है, क्या है, यह किसी का चश्मा है। उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे बच्चे जीवन में कभी ना कहीं ना कहीं चश्मा तो देखे हुए, अगर नहीं देखे हुए हैं देखिए हम आपको एक चश्मा अभी दिखाते हैं, हम अपनी ही चश्मा दिखाते हैं। वैसे मेरा ब्लू कट है, कंप्यूटर ग्लास है, क्योंकि हमें चश्मा की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम बस कंप्यूटर चलाते हैं ना उस टाइम में इस चश्मा का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यह जो चश्मा आपको दिख रहा है बस यही ग्लास, यही चश्मा है। तो ये जो शीशा देख रहे हैं ना आप, ये शीशा, इसी शीशा में लेंस लगा होता है। ठीक है, और इस शीशा में अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस लगा रहता है, और अगर किसी को दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस लगा रहता है। ठीक है, याद रखिएगा अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है, जिसको निकट की वस्तु तो दिखाई देती है दूर की नहीं दिखाई देती है, तो उसका जो लेंस रहेगा ये ऊपर की ओर रहेगा, आधा से ऊपर लेंस लगा रहेगा। ठीक है, वो ऐसे करके देखेगा दूर का वस्तु की क्या है। ठीक है, और जिसका निकट का नहीं दिखाई देगा ना, जिसको निकट का वस्तु दिखाई नहीं देगा उसमें यह शीशा में ना लेंस नीचे लगा रहता है। ठीक है, जिसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। उसमें क्या करेगा, वो वस्तु को लेकर के ऐसे निकल के वस्तु को गौर से देखेगा कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे की ओर आंख करके। क्लियर है चीज है कि कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक मिनट चश्मा पहले रख लेने दीजिए। चलिए, यहां तक समझ में आ गया। तो आपसे अगर कोई पूछे बच्चों की अवतल लेंस जो लगा रहता है किसी भी निकट दृष्टि दोष वाले रोगी के चश्मा में ना, वो कहाँ लगा रहता है, ऊपर की नीचे। तो निकट दृष्टि दोष है तो उसको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो ऊपर की ओर क्या रहता है, अवतल लेंस लगाता है, यहाँ ऊपर की ओर लगा रहेगा अवतल लेंस। अवतल लेंस इसका उपचार करने का मतलब उपचार करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसके चश्मा में। क्लियर है, तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अगर नहीं तो गोलक लंबा हो गया, बड़ा हो गया, उसका साइज बढ़ गया तो निकट दृष्टि दोष। क्लियर है, अब चलिए हम आते हैं, बढ़ते हैं दूर दृष्टि दोष की तरफ। अब हम चलते हैं बच्चों दूर दृष्टि दोष और उसके उपचार की तरफ। हाँ तो बच्चों देखिए, दूर दृष्टि दोष की अगर हम बात करें, दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है बच्चों वो है हमारा दूर दृष्टि दोष। दूसरा क्या है बच्चों, दूर दृष्टि दोष। देखिए हम अगर बात करें ना मेरे प्यारे बच्चों दूर दृष्टि दोष की, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, कहता है कि दूर दृष्टि दोष में ना दूर की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु क्या होती है, दिखाई, दूर की वस्तु जो है ना बच्चों दिखाई पड़ती है, लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है ना, हाँ दूर की वस्तु दिखाई देगी और निकट की वस्तु दिखाई क्या होगा, नहीं देगा, नहीं देती है दिखाई। क्लियर है, तो जब दूर की वस्तु दिखाई दे और निकट का दिखाई ना दे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष। क्लियर है कि कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़े। चलिए, अब ये होता क्यों है, वहां पर हमने देखा नेत्र गोलक का लंबा हो जाने के कारण, नेत्र गोलक के साइज के बढ़ जाने के कारण निकट दृष्टि दोष हुआ था। यहाँ पर नेत्र गोलक का साइज सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। क्या होता है, सिकुड़ जाता है और छोटा हो जाता है। मतलब इसका कारण क्या है, कारण क्या है इसका, इसका कारण है नेत्र गोलक, नेत्र गोलक, नेत्र गोलक का छोटा होना। नेत्र गोलक का क्या होना, नेत्र गोलक छोटा होता है बच्चों। नेत्र गोलक का साइज क्या होता है, स्पष्ट है ना, क्लियर है। नेत्र गोलक का बच्चों साइज क्या होता है, घट जाता है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, तभी जाकर के ये दोष क्या होता है बच्चों, उत्पन्न होता है। क्लियर है कि कोई दिक्कत है यहाँ तक? उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। एक मिनट बच्चों, चलिए और अगर हम अब इसके उपचार की बात करें बच्चों की, इसके उपचार में आखिर किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आप स्पष्ट रूप में कहिएगा कि सर जी उसके उपचार में अवतल था और इसके उपचार में कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। इसका चश्मा जो बनेगा वो लगभग किस तरह का रहेगा, देखिए
उसका शीशा होगा कुछ यूं इस टाइप का, ठीक है। और इसके चश्मा में ना बच्चों नीचे की ओर लेंस लगा रहेगा, कहाँ रहेगा, इसके चश्मा में लेंस रहेगा नीचे की ओर, ठीक है, क्योंकि नीचे की वस्तु इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है, सॉरी नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। तो यह व्यक्ति क्या करेगा, अपना चश्मा लेकर के ऐसे नीचे देखेगा, ऐसे लगाकर नीचे देखेगा, ठीक है, और ऐसे चीजों को पढ़ेगा कि क्या लिखा हुआ है, धुंधला टाइप का, ठीक है। तो इसलिए इसमें चश्मा कैसा रखता है, नीचे की ओर चश्मा लगा रहता है। और कौन प्रकार का चश्मा रहता है, तो उत्तल लेंस का रहता है। इस चश्मा का जो लेंस लगा रहता है वो कैसा रहता है बच्चों, उत्तल लेंस रहता है। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको सब चीज स्पष्ट होगा और क्लियर रूप से दिख रहा भी होगा, ठीक है। इसमें कौन सा लेंस लगता है, उत्तल लेंस लगता है, क्लियर है। तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के कारण, निकट दृष्टि दोष के कारण, दूर दृष्टि दोष का उपचार, निकट दृष्टि दोष का उपचार, क्लियर है ना। चलिए हम अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट जिसका नाम है जरा दृष्टि दोष। बच्चों तीसरा जो हमारा पॉइंट है ना, उस पॉइंट में क्या आता है, जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता। तीसरा का क्या नाम है, जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता, क्लियर है ना। तो आइए चलते हैं आगे बढ़ते हैं जरा दूरदर्शिता की ओर। इसमें क्या होता है, ये उम्र बढ़ने के साथ धीरे 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 मांसपेशियों में तनाव बढ़ने लगता है, मांसपेशियां सिकुड़ने लगता है, ठीक है। उन तमाम चीजों के कारण आंखों का जो है ना ये नेत्र गोला का साइज बढ़ने घटने लगता है, उन सब चीजों के कारण ही क्या होता है, तो उम्र के साथ ना नेत्र गोलक लचीला होने लगता है, जिसके कारण ये जरा दूरदर्शिता वाला बीमारी उत्पन्न होता है। और इस बीमारी में बच्चों अवतल और उत्तल, इसके उपचार में ना अवतल और उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें दूर और नजदीक दोनों में से कोई नहीं दिखाई देता, चौपट रहता है साफ साफ, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें क्या होता है, तो हम कहेंगे इसमें दूर का वस्तु, ठीक है, दूसरा निकट का वस्तु, यह दोनों का दोनों क्या है, चौपट है, दोनों में से कुछ भी नहीं दिखता है। अगर इसका हम उपचार की बात करें तो उपचार में क्या होता है, अच्छा कारण की बात करें तो कारण हम सिंपल कह सकते हैं, उम्र बढ़ना, उम्र बढ़ना, उम्र बढ़ना, और उसको कोई रोक भी नहीं सकता, उम्र बढ़ने के साथ ये बीमारी उत्पन्न होती है, ठीक है। इसका जो उपचार है, यह दोष उत्पन्न होता है, और इस दोष का जो उपचार है ना बच्चों, तो वो उपचार देखिए क्या है। उपचार के लिए कौन से लेंस का प्रयोग होगा, तो उसको कहा जाता है बाईफोकल, क्या कहते हैं, बाईफोकल कहा जाता है, ठीक है। इसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस लगाए जाते हैं, क्लियर है कि कोई दिक्कत यहाँ तक, बताओ बच्चों यहाँ तक क्लियर है चीजें। तो मानव नेत्र यहाँ पर आपका समाप्त होता है। एक पॉइंट याद रखिएगा आप हमेशा कि किसी भी मनुष्य की द्वारा, ठीक है ना, देखे जाने वाली, नोट आप याद रखिएगा कि किसी भी मनुष्य के द्वारा ना स्पष्ट न्यूनतम दूरी, कमेंट करो कितना होगा, स्पष्ट न्यूनतम दूरी, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना होगा। स्पष्ट न्यूनतम दूरी बच्चों होता है 25 सेंटीमीटर, कितना होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और स्पष्ट अधिकतम, दूसरा क्या आता है, अधिकतम, स्पष्ट अधिकतम दूरी होता है बच्चों अनंत, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके आंख की क्षमता क्या है, ठीक है। लेकिन कम से कम आप कितना देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर। यानी हम अगर बात करें ना, यहाँ पर इस डब्बा पर कुछ लिखा हुआ है और इस डब्बे को हमें पढ़ना है, तो इसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, इसको अपने नजदीक में रखेंगे। पता चले इतना ना नजदीक में ले आए कि प्लग एंड प्ले यहाँ लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है, इतना नजदीक में लाएंगे, ये दिखाएगा ही नहीं तो पढ़ाई कैसे होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिएगा, तभी आप इस चीज को ढंग से पढ़ पाइएगा, ठीक है। और अनंत की बात इसे कहा जाता है कि अब डिपेंड करता है आपके आंख के ऊपर कि आप कितना हरी सब्जी खाते हैं और कितना आपका ज्यादा आंख तेज है, तो आप ज्यादा से ज्यादा दूरी की चीजों को क्या कर सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं, क्लियर है। चलिए बच्चों उम्मीद करते हैं कि हर एक बातें, हर एक चीज यहाँ तक आपकी क्या होगी, क्लियर होगी। क्लियर, तो स्पष्ट न्यूनतम और अधिकतम दूरी समझ में आ गया। अगला जो हमारा पॉइंट आता है बच्चों, देखिए उसके बाद मानव नेत्र हमने देखा, और मानव नेत्र के बाद हमारा अगला पॉइंट आता है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप अपवर्तन से भली भांति अवगत है, इसके पहला जो आपका चैप्टर था
जिस चैप्टर का नाम था अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है बच्चों ना, तो वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर क्या होता है, पथ विचलित करती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पर है वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी वायुमंडल में जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो वहां भी वो विचलित होती है, और विचलित होने पर जो हमें नजारे दिखते हैं उसी को कहा जाता है वायुमंडलीय अपवर्तन। और बहुत प्रकार के वायुमंडलीय अपवर्तन होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि वायुमंडल में जो अपवर्तन की क्रिया होती है ना, उसी क्रिया को, उस क्रिया के फलस्वरूप जो घटनाएं होती है, उसी घटना को हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं बच्चों। उसी घटना को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक चीजें? आपके जी सर क्लियर है, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। जैसे आपने देखा तारों का टिमटिमाना, आप देखे हैं कि नहीं देखे आसमान में तारों को का टिमटिमाना, यानी कि तारे को टिमटिमाते हुए आप लोग देखे होइएगा। तारे जी टिमटिमाते हैं ना, तो टिमटिमाते हुए तारे को आप जरूर देखे होइएगा। तो क्यों टिमटिमाते हुए हमें नजर आते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं वायुमंडल के कारण वो टिमटिमाते हुए, तो हम कहेंगे कि देखिए यह जो अगर मान के चलिए आसमान में तारा है, ये सब क्या है आसमान में बच्चों, ये आसमान में क्या है, बहुत सारे स्टार्स है, बहुत सारे तारा है, ठीक है। और यहाँ पर धरती पर कोई व्यक्ति अगर रह रहा है, किसी का घर है, मकान है, ठीक है, और इस घर में अगर कोई व्यक्ति धरती पर है, अभी रह रहा है, ठीक है, ये उसके घर का गेट है और ये खिड़की है। ठीक है बच्चों, और यह जो घर है ना, इस घर में कोई व्यक्ति रह रहा है, यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है, कोई किसी क्लास का बच्चा, यहाँ पर 10th के तुम ही लोग हो, यहाँ पर कोई खड़े हो, ठीक है। और यह जो लड़का खड़ा है बच्चों, ये लड़का क्या कर रहा है, यहाँ से इस तारा को देखेगा। अगर यह बच्चा इस तारा को देखेगा तो यह तारा इसको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, ये टिमटिमाता हुआ नजर आएगा। ये तारा इसको कैसा नजर आएगा, टिमटिमाता हुआ। क्यों? क्योंकि देखो इस वायुमंडल में ना बहुत सारे गैस मौजूद है, बहुत सारे हवा के कण मौजूद है, बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग चीजें मौजूद है, अलग अलग पदार्थ इसमें मौजूद है, ठीक है। वो पदार्थ यहाँ से आवागमन करते रहता है, और आवागमन जब करता है तो यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलती है, और यहाँ से जब तारा का प्रकाश की किरण निकला तो हो सकता है कि यहाँ पर किसी कण से टकराया, तो लगा कि इधर घसक गया है, फिर टकराया, इधर घसक गया, मतलब जब ये टकराता है तो पथ विचलित होता है, पथ विचलित होता है, पथ विचलित, जय बार टकराएगा तय बार रास्ता बदल जाएगा। तो इसीलिए हमें ये टिमटिमाते हुए आया गया, आया गया, आया गया, और उतना दूर से जब ये हमारे यहाँ तक पहुंचता है तो टिमटिमाते हुए नजर आता है। कोई दिक्कत? क्लियर चीज यहाँ तक? तो तारे का टिमटिमाना हमारा सही उदाहरण होगा वायुमंडलीय अपवर्तनांक का। अगर आपसे पूछे कि आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आप कहिएगा वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण। क्यों टिमटिमाते हैं बच्चों? तो अपवर्तनांक, वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण। क्लियर है? दूसरा आप देखते हुइएगा, अगर हम बात करें बच्चों, आप बच्चों देखते हुइएगा सूरज की अगर हम बात करें, मानकर चलिए यही हमारा पृथ्वी है, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, ठीक है, यहाँ हम हैं। क्लियर है? ये हमारा घर है एक छोटा सा, ये हम है बच्चों, और ये हमारा क्या है, एक छोटा सा घर है, ठीक है। और इस घर के पास हम खड़े हैं, और अब सुबह हो गई, तो सुबह में आप जानते हैं पूरब साइड से क्या निकलेगा, सूरज निकलेगा, और सूर्य की रोशनी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आएगी। फिर ये सूरज धीरे 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 यहाँ पहुंचा, अब हमारे बिल्कुल एकदम से सर के ऊपर में है। फिर धीरे 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 यहाँ पर भसने चले जाएंगे, सूर्यास्त जब होगा, ठीक है ना, तो फिर सूर्य हमारे कहाँ पर आ जाते हैं बच्चों, इस साइड में यहाँ पर आ जाते हैं। फिर भी सूर्य की रोशनी तो आती ही है, लेकिन तिरछी आती है। बच्चों होता क्या है, ठीक है, होता क्या है कि जब सूरज, वैसे हमें पता है कि सूरज आग का गोला है, सूरज क्या है बच्चों, आग का एक गोला है, जो कि लाल रंग का होता है। कैसा होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है। तो ये लाल रंग का जो आग का गोला है ना, सुबह के समय में जब यहाँ पर रहता है, ठीक है, तो सुबह के समय में यहाँ से ना लगभग आप देखिएगा कि सुबह के समय में आसमान बिल्कुल क्या होता है, साफ होता है, धूल कण उतना ज्यादा नहीं होते हैं, जिसके कारण सूर्य हमें किस रूप में दिखाई पड़ता है, कैसा दिखाई पड़ता है बच्चों, तो ये लाल यानी कि रक्ताभ दिखाई पड़ता है। और ये भी होता है प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तनांक, अपवर्तन के कारण। ये भी क्यों होता है बच्चों, अपवर्तन के कारण ही होता है। क्लियर है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्य हमें क्या पड़ते हैं, रक्ताभ दिखाई पड़ते हैं। चीजें क्लियर है? चलिए इसके बाद जो बच्चों हमारा अगला पॉइंट, अगला टॉपिक आता है, उस टॉपिक पर हम आते हैं। उम्मीद करते हैं कि चीजें यहाँ तक क्लियर है। अगला पॉइंट जो हमारा आता है वायुमंडलीय अपवर्तन, आपको समझ में आया कि नहीं आया?
अगला पॉइंट आता है वर्ण विक्षेपण। मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, वह है हमारा वर्ण विक्षेपण। ठीक है, देखिए समझते हैं वर्ण विक्षेपण को कि आखिर ये वर्ण विक्षेपण होता क्या है, इसके बारे में जानिए। देखिए जब हम श्वेत प्रकाश, देखिए सूर्य का जो प्रकाश है ना बच्चों, वो श्वेत होता है। सूर्य का प्रकाश कैसा होता है, श्वेत मतलब उजला प्रकाश होता है। आप देखे होइएगा सूर्य का प्रकाश जब उजले कपड़ा पर पड़ता है तो उजला दिखाई देगा, लाल कपड़ा पर पड़ेगा तो वो कपड़ा लाल दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश आप घर में या कहीं भी वेपर लाइट वाला देखे होइएगा ना, एलईडी लाइट में सबको सफेद दिखता है, ठीक है। लेकिन एक पीला बॉल नहीं आता था पहले 100 वाट वाला, उस पर चीजें पीलापन कलर का दिखने लगता है। तो क्या होता है, लाइट का भी प्रभाव होता है। सूरज का जो प्रकाश होता है वो श्वेत प्रकाश होता है। ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछे कि सूर्य का प्रकाश किस रंग का होता है, किस कलर का होता है, तो आप क्या कहिएगा मेरे बच्चों, आप कहिएगा कि सूर्य का प्रकाश श्वेत रंग का होता है, उजला रंग का होता है। क्लियर है चीजें, चलिए। तो यह श्वेत प्रकाश को जब हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, जब हम इस श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म को से गुजारते हैं, ठीक है, तो प्रिज्म से गुजारने पर यही हमारा मानकर चलिए यहां से निकल कर के आया श्वेत प्रकाश, ठीक है। जब ये प्रिज्म से गुजरेगा तो गुजरने के बाद यह प्रिज्म से 7 रंगों में विभक्त होती है। प्रिज्म से इसको गुजारते हैं ना जब बच्चों, तो यह कितने रंगों में विभक्त होती है, 7 रंगों में विभक्त होती है। देखो 3 3 6 1 7, ठीक है। यह जो 7 रंगों में विभक्त होती है, इसी 7 रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को ही हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कि यह जो श्वेत प्रकाश है, ये श्वेत प्रकाश जो है बच्चों, ये कितने रंगों में बटा, तो 7 रंगों में, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यह जो 7 रंगों में बटा, इस 7 रंग में बटने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे क्या कहा जाएगा बच्चों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसे गुजारते हैं कौन चीज में, तो इसे गुजारते हैं, ये जो त्रिभुजाकार है इसको हम लोग प्रिज्म कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, प्रिज्म से होकर के इसको हम क्या कहते हैं, गुजारते हैं। ये गुजरता जब है तो इस 7 रंग में विभक्त होता है। 7 को कौन कौन से रंग है, देखिए पहला रंग है बैगनी, कौन सा रंग है, बैगनी। दूसरा है हमारा जामुनी, तीसरा है नीला, हरा, पीला, नारंगी, एक मिनट बच्चों, नारंगी, और जो लास्ट में बच गया वो रंग हमारा कौन सा है, तो यह है हमारा लाल रंग। क्लियर है, ठीक है चीजें। मतलब कुल मिलाकर ये 7 रंग है। और इसी को शॉर्टकट में याद करने के लिए एक ट्रिक दिया गया है बच्चों, जिस ट्रिक का नाम क्या है, उस ट्रिक को कहा जाता है वैजानी हपी नाला। बैजानी हपी नाला, ठीक है। बैजानी हपी नाला, इसमें 2 चीजें याद होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, बैजानी में बै का मतलब हो गया बैगनी, बै का मतलब हो गया बैगनी, जा का मतलब हो गया जामुनी, अच्छा जामुन लिख दिए हैं क्या, जामुनी। और नी का मतलब हो गया नीला, नीला नीला। ह का मतलब हो गया बच्चों हरा, पी का मतलब हो गया पीला, ठीक है ना। ना का मतलब हो गया नारंगी, बच्चों ला का मतलब हो गया लाल। कोई दिक्कत, ये 7 रंगों में विभक्त होता है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा तरंग धैर्य किसका होता है, तो सबसे ज्यादा तरंग धैर्य होता है बच्चों लाल का। तरंग धैर्य कहने का मतलब होगा कि ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, वो माध्यम परिवर्तन होने के बाद भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे, ठीक है, उसको कहा जाता है तरंग धैर्य। मतलब कितनी स्पीड में वो किरण हम तक पहले पहुंच जाती है, उसी को उसका तरंग धैर्य कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा तरंग धैर्य लाल का होता है, उसके बाद नारंगी का, उसके बाद पीला का, हरा का, नीला का, जामुनी, बैगनी, इन तमाम कलरों का होता है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, लाल का होता है। और यही कारण है बच्चों कि लाल कलर को जो है ना सबसे पहले किस चीज में लगाया जाता है, लाल कलर को लगाया जाता है रेलवे ट्रैफिक में, क्योंकि वो डेंजर कलर माना जाता है। रेलवे लाइट के, रेलवे ट्रैफिक सिग्नल में ये क्या बोलते हैं, या ट्रैफिक सिग्नल में भी आप देखते हो रेड कलर रोकने के लिए लगा कि स्टॉप, जहां कहीं भी खतरा का साइन रहेगा ना, जैसे लाइन वाला घर में फ्यूज होता है उसमें भी रेड कलर देता है। क्यों देता है, क्योंकि जानते हो खतरनाक चीज है, और खतरनाक चीज पर लोगों का नजर पहले जाता है, ठीक है। तो वो चीजें हैं, रेड कलर पर नजर पहले जाता है, वो हमारे आई को पहले अट्रैक्ट कर लेता है अपनी ओर। क्लियर है, तो वो चीजें हैं। और वो धुंध वगैरह, धुंधला वगैरह भी रहेगा उसमें भी रेड कलर पहले दिखता है, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत। आपसे कोई पूछे कि बताओ तो रेल का ना, गाड़ी का जो सिग्नल लाइट होता है, ट्रैफिक लाइट वगैरह में रेड कलर को ठहरने के लिए क्यों दिया जाता है, तो आप कहिएगा बच्चों क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसलिए किसी भी कैसी भी परिस्थिति में वो सबसे पहले और सबसे ज्यादा दिखाई, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। क्लियर है चीजें।
उसके बाद नारंगी आता है, तो आपके मन में होगा सर नारंगी जब आता है तो हम देखते हैं कि एक ट्रैफिक लाइट की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, किसकी बात करें ना, हम अगर बात करते हैं ट्रैफिक लाइट की, ये हमारा है एक ट्रैफिक लाइट। सपोज बच्चों मान करके चलिए यही हमारा ये क्या है, एक ट्रैफिक लाइट है, ठीक है। एक ये कलर है, एक ये कलर है, और एक यहाँ ये कलर, 3 कलर है, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप इसमें देखोगे एक लाइट रहेगा रेड कलर का, ठीक है, एक हमारा रहेगा येलो कलर का, एक रहेगा रेड, एक रहेगा पीला, पीला और एक होता है हरा, तीनों कलर का रहता है, ठीक है। अब देखो सबसे नीचे लाल कलर सबसे मेन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा हो, ये आपको पहले दिखेगा। आप खूब गाड़ी स्पीड में चला रहे हैं, आपको अचानक रुकना पड़ा, आपको ग्रीन लाइट जला दिया लेकिन पता ही नहीं चल पाया, स्पष्ट रूप से दिखा नहीं क्योंकि धुंध लगा हुआ था, तो आप क्या करिएगा, ठोक दीजिएगा। रेड लाइट इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा, आपको दूर से ही रेड लाइट दिख जाएगा, तो रेड लाइट दिखती है, आप क्या किए, रुक गए। बैजानी है पिनाला, अब उसके बाद नारंगी आता है, लेकिन नारंगी को छोड़ करके पीला कलर लगाया गया है, तैयार रहिए, ठीक है। पीला क्यों लगाया, क्योंकि देखो नारंगी में और लाल में ज्यादा का अंतर नहीं होता है। अब ज्यादा का अंतर अगर नहीं होता है तो पता चलेगा कि कहीं नारंगी लाइट जल रहा है, आदमी रुका हुआ है, जा ही नहीं रहा है आगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग ना अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते हैं नारंगी और लाल में, ठीक है। अब वो आगे बढ़ ही नहीं, उनको लग रहा है क्या कि लाले लाइट जला हुआ है, हो सकता है कि रुकने के समय में, ठीक है, लाल लाइट जल गया, आपको लग रहा है अरे तो संतरा वाला नारंगी टाइप का है, लाल ना है, स्पष्ट धुंध क्लियर नहीं दिख रहा है, कहीं नारंगी तो नहीं जल रहा है, ठीक है, तो आप रुक भी नहीं पाए, आप आगे बढ़ गए, ठीक है। तो ये दिक्कतें होती है, तो इसलिए रेड लाइट के जगह पर वहां पर रेड लाइट ही लगाया जाता है रुकने के लिए, और उसके बाद आता है पीला, पीला को लगाया जाता है तैयार रहिए, रेडी हो जाइए अब चलने के लिए, ठीक है। तो लाल के बाद पीला का दर्जा दिया गया, और फिर आता है हरा, उससे कम तरंग दैर्घ्य हरा का है, तो फिर हरा को लगाया जाता है किस चीज के लिए, रेडी होकर तैयार होकर चलिए। हरा लाइट जला, अगर 2 मिनट नहीं चले तो उससे क्या दिक्कत, कुछ नहीं बिगड़ गया, ठीक है। प्रशासन आके ठौठियाएगा, करिए आगे बढ़ो, तो बढ़ जाना, क्लियर है चीज यहाँ तक की कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े बच्चों, तो ये समझ में आ गया बैजानी हपीनाला, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग देखे होइएगा बच्चों, एक टॉपिक आता है इंद्रधनुष, क्या आपने कभी सोचा है कि इंद्रधनुष क्या होता है और इसका निर्माण कैसे होता है। हम देखें, हम जानते हैं कि जब वर्षा समाप्त होती है ना, तो वर्षा के पश्चात हमें आसमान में इंद्रधनुष नजर पड़ता है, क्या पड़ता है बच्चों, आसमान में ना हम लोग देखते हैं इंद्रधनुष। वर्षा समाप्त होने के बाद बच्चों हम लोग क्या देखते हैं आसमान में, तो आप कहेंगे सर जी इंद्रधनुष देखते हैं, इंद्र धनुष जिसको रेनबो कहते हैं, और यह भी 7 रंगों का होता है। इसमें भी कितने रंग होते हैं बच्चों, 7 रंग होते हैं। जब वर्षा समाप्त होती है ना, तो यह बनता है कैसे, तो देखिए बरसात समाप्त होने के बाद बादलों के जो पानी से जो पानी के बूंद 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 गिरते रहते हैं ना, इसी पर जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है, क्या पड़ती है, सूर्य की प्रकाश पड़ती है, तो पड़ने के बाद यही टकरा करके एक दूसरे के साथ अपवर्तन की क्रिया करती है, और अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन के कारण ही क्या होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। क्योंकि देखिए ये बच्चों आपका वो है क्रैश कोर्स है, तो इसमें हम ज्यादा लंबा चौड़ा लेकर के क्लास को नहीं जा सकते हैं। हमारे साथ भी समस्या है कि समय रहते हमें आपको हर एक चीज, हर एक टॉपिक स्पष्ट रूप से क्लियर करना है, तो हम भी समय के बाद है, क्लियर बच्चों। चलिए हमारा एक अगला पॉइंट जो आता है उसे हम कहते हैं बच्चों प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो देखिए प्रकाश की जो किरण है ना, प्रकाश की जो किरण है, यह किरण किसी वस्तु पर पड़ के जो कणों से मिलकर के जो टकर, जैसे यहाँ से मानकर चलिए बच्चों हमने एक टॉर्च जला दिया, हमने क्या किया बच्चों, एक टॉर्च जलाया, ठीक है। तो इस टॉर्च से जो प्रकाश की किरण निकली, और निकलने के बाद हमारे पर्यावरण में जो छोटे 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 धूलकण मौजूद हैं, इस पर पड़ने के बाद इधर 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 चारों तरफ जो ये प्रकाश की किरण इधर 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 टकरा टकरा करके जो आगे की ओर बढ़ रहा है ना, इसी को टकरा कर छितराने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी जब सूर्य का प्रकाश आता है ना, तो हम तक पहुंचने से पहले वायुमंडल में उसको बहुत सारे धूल कण मिलते हैं, उस धूल कण से वो प्रकाश की किरण, सूर्य की किरण बच्चों क्या होती है, टकराती है, और टकरा कर चारों तरफ छितरा जाता है। तो इसी छितराने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत, कण से टकराकर छितराने की क्रिया को ही बच्चों क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि सॉरी प्रकाश का पराकिरणन कहा जाता है, छितराकर चारों ओर, टकराकर कणों से टकराकर चारों ओर छितराने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि हर एक पॉइंट आपकी यहाँ तक क्लियर होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए आई विश कि आपका ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये हमारा एक तरह से रिवीजन क्लास था और क्रैश कोर्स का भी क्लास है, तो इसलिए ज्यादा लंबा चौड़ा हम इस चैप्टर को लेकर के नहीं गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हर एक चीज
अगर क्लियर है ये तीनों का तीनों पॉइंट अगर आपको क्लियर है